Welcome you all on my channel Swan Solution. Today we will discuss about the Planck's law. In the previous classes we have discussed about the Wien's law, that is Wien's displacement law. I will give you the summary. Planck's law is the result of failure of previous scientists. As we say the work कि उनका काम था, फेल नहीं कर सकते उनको, बट उनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक ने प्लांक लॉ दिया। तो इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि लॉ आखिर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट। प्लांक से पहले के साइंटिस्ट वीन ने अपना एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था। वीन्स के हिसाब से इनके हिसाब से जो लैम्डा मैक्स होगा वो B/T होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। और इसका हम कर्व देख सकते हैं। इन्होंने कर्व दिया था इमिटेंस, इनका कर्व था इमिटेंस और वेवलेंथ। जो इनका वेवलेंथ, इनका जो ये कर्व था, ये इसमें हम पढ़े थे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इसका जो वेवलेंथ है यानी कि जो लैम्डा मैक्स है उस पीछे की ओर शिफ्ट होता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आते हैं साइंटिस्ट इस ब्लैक बॉडी के करीब है, रेली। रेली के अनुसार जो डेंसिटी यानी कि एनर्जी डेंसिटी होगी किसी बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके वेवलेंथ के स्क्वायर की होगी। यानी कि ये कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, पहला इसको हम U0 से दिखाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की, और ये जो एनर्जी डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा के स्क्वायर की। यहाँ पे ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ। तो रेले के अनुसार जो एनर्जी डेंसिटी होगी किसी बॉडी की, डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के स्क्वायर की। तो इन्होंने तो क्या दिया, लेकिन जब इनका कर्व बनाकर उसको प्लॉट किया गया तो हायर वेवलेंथ पे तो ये सही बैठता है, रेले का लॉ बिल्कुल सटीक है। लेकिन जब लोअर वेवलेंथ करते हैं, चूँकि लैम्डा जो है वो भी उसका स्क्वायर, वो इन्वर्स स्क्वायर है, यानी कि डिनोमिनेटर में होने की वजह से लोअर वेवलेंथ पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जो इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और रेले के अनुसार क्या कहना था, अगर इस लॉ को हम फॉलो करें तो प्रत्येक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होगी, वो फिक्स होगी। एनर्जी की जो होगी वो फिक्स होगी, वो kT के बराबर होगी। कोई भी ऑसिलेटर हो, elsewhere the frequency is anything but their energy will be kT. It is not practical, क्योंकि अगर किसी भी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अलग है तो उसकी एनर्जी अलग होनी चाहिए। बट एट दैट टाइम द रेले से
the energy of every oscillator, the frequency does not determine their energy. The energy must be equal to kT, that is constant for every oscillator. इसके बाद हम जानेंगे, चूँकि यह प्रैक्टिकल बातें नहीं थी तो इनका खंडन इसके अगेंस्ट आके मैक्स प्लांक ने, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया और अपना एनालिसिस दिया। तो उसको देखते हैं। रेले के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, एवरी ऑसिलेटर have same energy. Elsewhere, their frequency रेले ने कहा था कि प्रति एवरी ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, सेम एनर्जी होगी, kT के बराबर होगी। उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई मतलब नहीं है। इसके काउंटर में, काउंटर इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि किस क्रम में, किस सीरियली में इन लॉज को दिया गया। अदरवाइज रिले लॉ, बेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसका काउंटर करते हुए प्लांक ने कहा कि द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर the energy of oscillator is dependent. The energy of oscillator is dependent on its frequency. तो रेले के अनुसार प्रत्येक ऑसिलेटर की एनर्जी सेम होगा, kT के बराबर होगा, जबकि प्लांक ने कहा कि एनर्जी जो है ऑसिलेटर का वो डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और ये रियल फैक्ट दिखता है, इसको हम डेली लाइफ में विजुअलाइज करते हैं। चूंकि इन्होंने रिले को काउंटर किया और इनके तथ्यों को गलत साबित किया, तो फिर लोगों ने इनसे प्रूफ मांगा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया उसको देखते हैं। प्लांक ने कहा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। प्लांक ने कहा कि एनर्जी किसी भी ऑसिलेटर की उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ई बराबर उन्होंने फ्रीक्वेंसी इंटू सम कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट थे ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिया। आगे चल के ये हुआ 6.626 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। और जब इन्होंने पूरी तरह स्थापित कर दी, पूरी तरह लोगों को ये सत्यापित कर दिया, तब इस कांस्टेंट को इनके ऑनर में एच से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट।
It's the rule of world. Firstly, everyone will laugh on you, but if you prove on that, they will accept it. So ये बात है कि सबसे पहले तो दुनिया आपसे प्रूफ मांगेगी, और जब प्रूफ कर देंगे तो हंसना बंद कर देंगे आपको। तो इनकम साइन एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी का ये फ्रीक्वेंसी है न्यू इंटू सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाद में 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, और बाद में इसको प्लांक्स के नाम से हम जानते हैं। ये हो गया कि जब सिंगल ऑसिलेटर हो। सिंगल ऑसिलेटर, एक ऑसिलेटर होता है ऐसे निकालेंगे। अगर एक से ज़्यादा ऑसिलेटर हो तो क्या करेंगे, एवरेज। अगर एक से ज़्यादा ऑसिलेटर हो तो हम इन एनर्जी का एवरेज निकालेंगे, और उसमें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ करेंगे, जिसको आप थर्मल फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो उसके हिसाब से E इज इक्वल टू hν अपॉन e के पावर hν अपॉन kT माइनस 1। जब एक से ज़्यादा ऑसिलेटर हो तो मीन एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज। ये होगी एवरेज एनर्जी एज प्लांक्स कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी और e टू द पावर hν अपॉन kT माइनस 1। मैक्स प्लांक के इन लॉस के बाद इनको 1918 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है, या क्वांटम फिजिक्स। इनके इस लॉ E इज इक्वल टू hν वाले लॉ का यूज़ अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया, और इस hν को फिजिक्स में क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा। और इस प्रकार मैक्स प्लांक का जो ये लॉ है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सभी कर्व्स को सेटिस्फाई करता है। तो ये थे लॉज। आई होप कि आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया हो। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, रेले लॉ, and after that the Planck's law. So let's read and enjoy this video. Thank you.